जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक और आज हमारा चल रहा है जिसमें एक्सरसाइज 17वां भारत के यमन राज्य, मतलब ये प्राचीन इतिहास है और आपका इतिहास सब्जेक्ट चल रहा है। ओके, साथ ही आपको ज्योग्राफी भी चल रहा है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है और एनसीईआरटी का मैंने सीरीज रात के 9 बजे आपका वीडियो आता है तो वो भी ज़रूर देखना। एनसीईआरटी सबका बेस कंप्लीट होगा। ओके, तो ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी बुक होती है। दिया गया इसमें भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम कैसा था। तो पहले था हिंदू यूनानी, फिर शक, पल्लव और कुषाण वंश था। आज हम इस वीडियो में तीनों कंप्लीट करेंगे, मीन्स कुषाण वंश तक कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार मैं लुसेंट लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी का बुक जो भी मीन्स शुरू किया हूँ, अभी हिस्ट्री चल रहा है क्लास 6 का, वो भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। कहीं भी आपका कोई भी लाइन नहीं छूटेगा और जहाँ समझाने वाली बात होगी समझाऊंगा भी, तो ज़रूर देखिएगा वो भी। तो यहाँ पे 4 मीन्स साम्राज्य दिया गया था। आगे दिया गया है सेल्युकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। यहाँ पे अक्षुण्ण का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार सेल्यूकस ने अपना साम्राज्य विस्तृत किया उस प्रकार उनका मीन्स उत्तराधिकारी हो जा उनके बाद जो राजा बना, जैसे कि एंटुओकस प्रथम, ये लोग कुछ समाज विस्तार नहीं किया। वो लोग क्या हुआ, मीन्स एक शांत की तरह अपना शासन चलाते रहा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब ये है कि जो इसके अंदर आता था, एंटियोकस द्वितीय के अंदर आता था, अधीन आता था, वो राज्य क्या हो गया, अब स्वतंत्र हो गया, मतलब इसके हाथ से वो निकल गया। क्लियर। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डायोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डायोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जैसे कि डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइटस, एंटी आल्किडस और हार्मिक्स। ये सब यूनान का नाम है, यमन का नाम है, तो इसलिए कुछ इस प्रकार का है। जिसमें एक मिनांडर जो था वो थोड़ा अच्छा शासक था, मीन्स उन्होंने काफ़ी युद्ध जीता था। ओके, आगे इसमें दिया गया है भारत का सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया था। सबसे पहला किसने आक्रमण किया था, डेमिट्रियस ने किया था। ये थोड़ा याद रखो कि भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के किस शासक ने किया था, तो डेमिट्रियस ने किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। ओके, इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बैक्ट्रिया का जो शासक था उसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो साकल में बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता था। ये जो बैक्ट्रियाई था इसी को हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता था। इससे आपके एग्जाम में मीन्स जो छोटे स्तर का एग्जाम होता है या फिर मीन्स यूपीएससी को छोड़ के जो भी एग्जाम है उस समय इस क्षेत्र से कम प्रश्न आते हैं। ओके, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। मिनांडर 165 से लेकर 145 ईस्वी पूर्व तक रहा, जिसकी राजधानी साकाल थी। इस लाइन को जो मिनांडर के बारे में उसको नहीं बोलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। साकाल का आधुनिक नाम क्या है, सियालकोट। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस टाइम में। इस लाइन को फिर से रिपीट कर लो। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था, मिनांडर था, जिसने अपनी राजधानी साकाल बनाई। ये उस टाइम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मिनांडर ने नागसेन, जो कि नागा अर्जुन है, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनांडर ने भी क्या किया था, लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उसके गुरु कौन थे बौद्ध धर्म के मामले में, तो वो थे नागा अर्जुन, या जिसे नागसेन कहते हैं। यहाँ पे नागसेन का दूसरा नाम क्या था, नागा अर्जुन। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों। मीन्स मिनांडर के बारे में जान लो, बस इतना कहना चाहूँगा मैं। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संगीकृत है, जिसका नाम मिलिंद पनोह है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न और मिलिंदंत प्रश्न है। मतलब जो मिनांडर और नागसेन के बीच क्वेश्चन आंसर हुआ उसको एक बुक में लिख दिया गया। उस बुक का नाम क्या है, मिलिंद पनोह। आपसे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मिलिंद पनोह पुस्तक में किस शासक का व्याख्या दिया गया है, किस शासक के बारे में बात की गई है, तो वो है मिनांडर से संबंधित
या हिंद यूनानी शासकों से संबंधित ये पुस्तक है मिलिंद पनो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों लाइन, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको रिपीट कर लिए होंगे। आगे दिया गया है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के थे। मतलब सिक्के पे क्या होता था, या तो उनका नाम या उनका फोटो कुछ ऐसा दिया जाता था ताकि आप आसानी से पता कर सको कि कौन से शासक के टाइम में कौन सा सिक्का चला था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था भारत में, तो वो कौन होगा, हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टक आर्ट कहा जाता था। भारत में गंधार कला में इसका उत्तम उदाहरण। तो गंधार कला जो है किसका आर्ट है, ये है हेलेनिस्टक आर्ट है। ये मेनली कहाँ से डेवलप हुआ, तो हिंद यूनान का है। ओके, नोट में दिया गया है यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे पर्दा किसके द्वारा लाया गया, मीन्स पर्दा प्रथा जो है या फिर पर्दा का प्रचलन किसने आरंभ किया, तो यूनानियों ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, तो नीचे के कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट थे उसको आप याद करना। आगे दिया गया शक जो साम्राज्य था उसका, तो इसको भी क्लियर करते हैं इसी वीडियो में। यूनानियों के बाद शक आया। यूनानियों के बाद भारत में कौन आया, शक आया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और पाकिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो शक जो था वो मेनली कहाँ पे डेवलप हुआ, तो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में भारत और पश्चिमी शाखा में ऊपरी दक्कन, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया। ओके, तो इसमें आया। प्रथम शक राजा कौन था, मऊ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम शक राजा कौन था, मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। सोचो किन किन लोगों ने भारत पर शासन किया, ये चारागाह की खोज में भारत आए थे और ये भारत का राजा बन गया। ये मौजो था, अगर जहाँ पे मध्य एशिया की बात करें तो ये कजाकिस्तान, इस सब क्षेत्र का होगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ का ये निवासी रहा होगा। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने इस शक को, मीन्स मऊ जो था, उसको खदेड़ कर बाहर कर दिया। और जो खदेड़ कर बाहर किया वो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नए विक्रम संवत का नाम प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत वर्तमान में नेपाल में विक्रम संवत चलता है और इंडिया में शक संवत चलता है। हालांकि अब हर जगह ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, जनवरी फरवरी वाला, लेकिन नेपाल में अभी भी विक्रम संवत चलता है और इंडिया में शक संवत। उसी समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया था जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब जो विख्यात लीडर हुए उसमें से 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। क्लियर, सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा हुआ, याद रखना इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे एक प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ, तो 58 ईसा पूर्व, और किसने किया था, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के जो राजा थे उन्होंने ये विक्रम संवत स्टार्ट किया था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। जो हमारा पश्चिम भारत है उस पर सबसे लंबे, मीन्स 4 शताब्दी तक शासन किया, काफ़ी लंबा टाइम हुआ। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए, क्योंकि गुजरात क्या है, कोस्टल एरिया है, जिससे विदेश के साथ व्यापार करने में आसानी होती थी और इन लोगों ने काफ़ी लाभ कमाया। यहाँ से एक ज्योग्राफी का प्रश्न ये आया कि गुजरात जो है वो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करने वाला, मीन्स वाटर बॉडी के साथ सबसे बड़ा स्टेट है। ओके,
आगे दिया गया है शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन प्रथम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसका शासक काल कितने टाइम तक रहा? 130 से लेकर 150 ईस्वी, मीन्स 20 साल तक रहा। गुजरात के बड़े भाग पर इसका शासक था, जिसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, जो कि मौर्यों के द्वारा निर्मित था, का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब होता है उसको काफ़ी सजाया होगा, काफ़ी उसको मीन्स अच्छे से डेकोरेट किया होगा। तो ये काम किसने किया? रुद्रदमन ने किया। काफ़ी, इसको फिर से रिपीट कर लेता हूँ। रुद्रदमन ने सुदर्शन झील को काफ़ी मॉडिफाई किया। तो सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रुद्रदमन को। रुद्रदमन किस वंश का शासक था? तो शक वंश का। आगे है रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो है वो जारी किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाएगा, गिरनार अभिलेख किसने जारी किया है? तो रुद्रदामन ने। और गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद करो। गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और ये किसने लिखा था? रुद्रदामन, जो कि शक साम्राज्य का था, शक वंश का था। सबसे पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचे थे। मतलब ये पहला अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में मिला या लिखा गया था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। आगे दिया गया परथियाई या पहलव, जिसमें पश्चिमोत्तर भारत के शकों का आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। शक के आधिपत्य के बाद किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? पार्थियाई लोगों का। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन थे? गोंडोफार्निस। गोंडोफार्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए आए थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट टाइम्स आया था। सेंट टाइम्स किसके टाइम में? पार्थी लोगों के टाइम में। जिसका शासक कौन था? गोर्डन फार्निस। ओके। पार्थियाई लोग का मूल स्थान क्या था? ईरान था। मीन्स ईरान के जो शासक आए उन्हें क्या कहा जा रहा था उस टाइम में? पार्थियाई। ओके। आगे अब कुषाण वंश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नहीं, इसको इसमें छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतना पढ़ लियो तो भूल जाओगे और इसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको अगले वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, ठीक। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी पहुँच पाए, क्योंकि ये जो लुसेंट सब्जेक्टिव का सीरीज़ है मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके आप लोगों को मीन्स ऐसे पढ़े कि याद ही हो जाए। अब बस आप लोगों को एक काम देता हूँ कि जो वंश आप पढ़ते हो कॉपी पे हेडिंग दो और उसके बारे में लिख दो ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एक मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो और भी बनाऊँ ताकि इसमें ये बताऊँ कि लुसेंट को कैसे पढ़ो कि अधिक इफेक्टिव हो, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लंबे समय तक याद रह जाए। तो वो भी हम जल्दी बना देंगे वीडियो, ठीक ना। तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करो, पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।